जय हिंद, जय भारत। पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करूंगी उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, सेना के जवानों और पेंशनर्स के हित में हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। देखिए, रोज ही जहां हम खबरें सुनते हैं कि सेना के जवान हो या हमारे भूतपूर्व सैनिक हो, वो अपनी जो वेतन है अब या अपना जो पेंशन है उसको लेकर जो परेशान होते रहते हैं। कहीं पर देखिए डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर परेशानी है, और जो पीएमआर वेटरन्स है वो ओआरओपी को लेकर परेशान हो रहे हैं। ऐसे में न्याय के लिए कई बार कोर्ट का दरवाजा खटकाना पड़ता है। तो ऐसे में चाहे एएफटी हो, चाहे हाई कोर्ट हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, देखिए इनसे जब जवानों के हक में फैसला आता है तो ये जवानों के मनोबल को और बढ़ाता है। आज के इस वीडियो में विस्तार से एक ऐसे ही जजमेंट की बात करूंगी। साथ ही में आज के इस वीडियो में हमेशा की तरह मैंने कुछ कमेंट्स भी शामिल किए हैं और यही जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बेहद ही जरूरी जानकारी यहाँ पर मैं शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, एक दो दिन पहले मैंने वित्त मंत्रालय का एक ऑफिस मेमोरेंडम शेयर किया था एक वीडियो के माध्यम से। उस वीडियो में पूरी विस्तार से मैंने उस ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में बात की थी, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के हर एक पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के लिए ये आदेश दिया था बैंकों को कि आप अभी जो पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन क्रेडिट हो जाती है, उसके बाद उनको पेंशन स्लिप आपको जरूर से देनी है। ऐसी पेंशन स्लिप जिसमें सभी डिटेल लिखी हो, बेहद आसान भाषा में लिखी हो, ताकि सभी जो हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स हैं चाहे फैमिली पेंशनर्स हैं उनके भी समझ में आ सके। और साथ ही में ये भी कहा गया था कि अगर किसी को पेंशन स्लिप बैंकों के द्वारा नहीं दी जा रही है तो उनको क्या करना है। मैं यहाँ सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको आपकी बैंक ब्रांच में जाना है, ऑफिस मेमोरेंडम दिखाना है और कहना है कि मुझे मेरी पेंशन स्लिप चाहिए, ताकि आपकी बेसिक सही आ रही है नहीं, उसमें डीएडीआर सही से जुड़ रहा है नहीं, कम्यूटेशन कितना कटेगा, कब तक कटेगा, फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा जुड़ रहा है नहीं, ये सारी जानकारी आपको अविरत मिलती रहे। तो इतना काम आपको जरूर से करना है। बाकी इस विषय पर डिटेल में वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ताकि हर एक महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ, और एक एक करके जो दो तीन कमेंट्स आए हैं पहले उसके जवाब देख लेते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से सेना के जवानों के लिए कितना बेहतरीन फैसला आया है और केंद्र को क्या फटकार लगाई है, बात इसके बारे में करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे डिपेंडेंट है वो लिख रहे हैं कि मैडम हमने पेंशन वाली वीडियो पे कमेंट किया था, आपने रिप्लाई नहीं दिया है और सबका जवाब दिया है, तो हमको क्यों नहीं दिया। देखिए, मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप कोई कमेंट्स करते हैं अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को लेकर, तो आपको क्या करना है, जो लेटेस्ट वीडियो है उस पर कमेंट करना है, ताकि वो कमेंट्स हमारे सामने जल्दी से आ जाए। अगर आप पुराने वीडियोस में कमेंट करेंगे तो वो कमेंट्स हमारे सामने इतनी जल्दी नहीं आते हैं, तो लेटेस्ट वीडियो में करिए। और साथ ही में जब आप कमेंट करते हैं, कोई सवाल पूछ रहे हैं, तो उसके बाद के लगातार 2-3 दिन की वीडियो देखिए, उस पर विस्तार से मैं उसके बारे में बात करूंगी। और मुझे बहुत खुशी है कि जो मैं इस चैनल के माध्यम से ये प्रयास कर रही हूँ कि कमेंट्स के माध्यम से आपके सवालों का जवाब आप तक पहुंचाऊं, ये जो मेरा प्रयास है ये आप सब लोगों को काफी यूजफुल रह रहा है। तो हमारे चैनल पर विश्वास दिलाने के लिए मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। चलिए, अब जो ये डिपेंडेंट ने सवाल किया था, चलिए उनका भी जवाब दे देते हैं। देखिए, इन्होंने वो सवाल किया था कि मैडम जी हम एक फैमिली पेंशनर्स हैं, हमारा ईसीएचएस कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1953 है, जो 2012 में बनवाया था। तो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ 1960 है। हमको ईसीएचएस का फायदा लेने में दिक्कत आ रही है। क्या हम आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ बदल के ईसीएचएस से मिला सकते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी जी। हमारा स्पर्श में भी आधार कार्ड की जो डेट ऑफ बर्थ है, प्लीज मैडम इसके लिए रिप्लाई दीजिएगा। देखिए, ये कमेंट बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब मैं इस कमेंट्स के माध्यम से जो इंडिपेंडेंट है उन्होंने जो सवाल पूछा है उसका तो जवाब दूंगी ही, लेकिन साथ ही में जो सभी पेंशनर्स इस टाइम या फैमिली पेंशनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत गौर से एक चीज ध्यान रखिए, जिनको भी अभी तक ईसीएचएस के कार्ड की जरूरत नहीं पड़ी,
बहुत बढ़िया है, भगवान उनका स्वास्थ्य खूब अच्छा रखे, उनको कभी इसी चीज के कार्ड की जरूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी हमारा ये फर्ज है, हमारा ये सबसे पहला ये हमारी जिम्मेदारी है ये कि हम अपने पीपीओ में अपना सारा जो डेटा है, चाहे नाम, स्पेलिंग्स, डेट ऑफ बर्थ, ये अपडेट रखें। उसके हिसाब से, पीपीओ के हिसाब से, डिस्चार्ज बुक के हिसाब से, चाहे वो आधार कार्ड है, पान कार्ड है, ईसीएचएस का कार्ड है, इन सभी में सारा जो आपका डाटा है वो मैच होना चाहिए। अब पहले इनको जवाब दे देती हूँ। देखिए, अगर आप आपके ईसीएचएस के कार्ड के हिसाब से आधार कार्ड में सुधरवाने जाएंगे और फिर रिकॉर्ड जो आपका डिस्चार्ज बुक है या पीपीओ में मिसमैच हो जाएगा तो पेंशन बंद हो जाएगी, जो काफी बड़ी परेशानी है। स्पर्श में कौन सी डेट है आधार का, डेट ऑफ बर्थ की, ये आपको देखना पड़ेगा। तो सही यही रहेगा कि आप आपके जो डिस्चार्ज बुक में या आपके पीपीओ में जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है उसी के हिसाब से चलिए। इसके लिए आपको क्या करना है, ईसीएचएस के कार्ड को लेकर जो मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ है, अगर मैं उसके बारे में भी बात करूं तो देखिए, आपके नजदीकी स्टेशन हेडक्वार्टर में जो ईसीएचएस को लेके बहुत आपको अच्छी हेल्प मिल जाती है। यहाँ अहमदाबाद की भी अगर बात करूं तो हमको भी जो ये कार्ड का थोड़ा सा इशू कभी आया था या कोई भी अगर जानकारी भी चाहिए तो वो लोग बहुत अच्छी तरीके से मदद करते हैं। तो आपको आपके नजदीकी पॉलीक्लिनिक का संपर्क करना है या स्टेशन हेडक्वार्टर का संपर्क करना है। जिला सैनिक बोर्ड की मदद भी इस पे आप ले सकते हैं, लेकिन आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है एक ही रखनी है। कहीं ये ना हो कि आधार कार्ड में सुधरवाने जाएं ईसीएचएस के हिसाब से तो फिर पीपीओ से मिसमैच कर जाए, तो फिर वो स्पर्श वाले प्रॉब्लम करेंगे। जैसे अभी आधार कार्ड की वजह से इस बार बहुत सारे पेंशनर्स की पेंशन नहीं आई है, बड़ी दिक्कतें आई है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको जो है सभी ये जो डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ आपको सेम रखनी है, इस बात का जरूर से ध्यान रखिए। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मेरा डेट ऑफ डिस्चार्ज 31/5/1999 है, मैंने ईसीएचएस ऑप्शन नहीं किया है, क्या मैं फिक्स मेडिकल अलाउंस क्लेम कर सकता हूं? देखिए, आप 1999 में रिटायर होकर आए हैं, आपने ईसीएचएस का कार्ड भी नहीं लिया था, जो 2003 में शायद कंपलसरी हो गया है। अभी तक आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा नहीं मिल रहा, तो जरूर से आपको इसके लिए क्लेम करना चाहिए। सीपी ग्राम के थ्रू भी आगे बढ़ सकते हैं, कब, जब इसको लेकर कार्रवाई नहीं हो रही हो। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर स्पर्श से पेंशन आ रही है तो स्पर्श में एक एप्लीकेशन दे देनी है, यानी आवेदन दे देना है। बैंक से पेंशन आ रही है तो बैंक में आवेदन दे देना है। आपके नजदीकी पॉलीक्लिनिक से सारी कार्रवाई आपको कर देनी है, ताकि ये पैसा आपकी पेंशन में जो है जुड़कर आना शुरू हो जाए। अभी जो 1000 रुपए मिल रहे हैं ये 8वें वेतन आयोग में बढ़कर 3000 होने की पूरी संभावना है, क्योंकि यही मांग केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने रखी है कि जो हमारे एजेड पेंशनर्स हैं, जिनको महंगाई में काफी खर्च आता है, तो 1000 रुपए जो है काफी नहीं होते हैं, कम से कम उसको 3000 करिए। तो उम्मीद करती हूँ कि 8वें वेतन आयोग में फिक्स मेडिकल अलाउंस के जो रेट है, दरें हैं जो उसकी, उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी जरूर से होगी। तो अभी तक आपने ये सेवा शुरू नहीं की, मतलब फिक्स मेडिकल अलाउंस नहीं आ रहा है, तो इसको लेकर जो है आप कार्रवाई कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए, असम राइफल्स को सेना के समान वेतन पेंशन पर फैसला ले केंद्र हाईकोर्ट के द्वारा, ये कितना अच्छा सेना के जो जवान है या पेंशनर्स है उनके हित में ये सुनाया गया फैसला है। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, अदालत ने मांग को सही माना, कहा पूर्वोत्तर में सेना के साथ कंधा मिलाकर करते हैं सेवा। असम राइफल के जो जवान हैं वो पूर्वोत्तर में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा देते हैं, तो फिर उनकी पेंशन में इतनी असमानता क्यों है? केंद्र इसको लेकर कुछ फैसला जरूर से ले। देखिए, पूरा मैं पढ़कर सुनाती हूँ। आज असम राइफल्स के जो हमारे जवान है या पेंशनर्स है उनके लिए ये बेहद ही जरूरी है। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह असम राइफल्स के जवानों को भारतीय सेना के समकक्ष वेतन भत्ते और पेंशन देने की लंबित मांग पर सिर्फ 3 माह में उचित फैसला ले। यानी अब सरकार को सिर्फ 3 महीनों के अंदर ये फैसला लेना है। असम के जो जवान है या पेंशनर्स है उनको भी सेना के समान वेतन और पेंशन मिलना चाहिए। पर देखिए, न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने यह आदेश 28 नवंबर को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने चेताया कि अगर समय सीमा में फैसला नहीं हुआ तो याचिकाकर्ता फिर कोर्ट आ सकते हैं। यानी अगर देखिए, अभी 3 महीने का समय दिया है केंद्र सरकार को कि जल्दी से असम राइफल के जवान पेंशनर्स के हित में फैसला लीजिए। अगर केंद्र सरकार इसको मान्य नहीं रखती है, 3 महीनों के अंदर अंदर कुछ फैसला नहीं सुनाती है, उनके हित को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करती, तो जिन्होंने ये अपील दायर की थी, जो ये पिटीशन दायर की थी, वो फिर से कोर्ट आ सकते हैं। असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है
जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा के साथ साथ भारत म्यांमार सीमा की रक्षा का दायित्व निभाता है। यह बल प्रशासनिक रूप से गृह मंत्रालय के अधीन आता है, लेकिन परिचालन नियंत्रण सेना के पास रहता है। बल के जवान लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें सेना के जवानों की तरह ही वेतनमान, रिस्क एंड हार्डशिप भत्ते, मिलिट्री सर्विस पे और पेंशन सुविधाएं दी जाए। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि असम राइफल्स के जवान सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उग्रवाद विरोधी अभियानों में हिस्सा लेते हैं, ऊंचाई वाले इलाकों और जंगलों में तैनात रहते हैं, फिर भी उन्हें सेना के मुकाबले कम वेतन और भत्ते मिलते हैं। याचिका में 2016 से चल रही इस मांग पर विचार करने की प्रक्रिया में हो रही देरी को भी चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से पूछा है कि आखिर इस मामले में फैसला लेने में इतनी देर क्यों हो रही है। सरकार इस पर जवाब दे कि इतनी देर आप क्यों कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यह बल देश की सेवा में दिन रात लगा रहता है, खासकर पूर्वोत्तर के कठिन हालात में उनकी मांग जायज लगती है। सरकार को जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए। अदालत ने केंद्र को 90 दिन के अंदर नीतिगत फैसला लेने और उसकी प्रति याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। देखिए, इसको मैं दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही अच्छा फैसला कहूंगी। अगर ये हो जाता है तो असम राइफल्स के जो जवान है या पेंशनर्स है उनको अच्छा खासा फायदा होगा, और ये होना भी चाहिए। हमको, कोई भी सिविलियन को या सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि आज हमारी भारतीय सेना के, चाहे असम राइफल के हो चाहे अर्धसैनिक बलों के जवान हो, जब ये अपनी जान हथेली पर रखकर, ये अपने परिवारों से दूर रहकर इतनी कठिन हालात में इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, देश की आंतरिक अंदरूनी भी तो कितने खतरे होते हैं देश में, उनसे हमारी सुरक्षा करते हैं, हर एक नागरिक की सुरक्षा करते हैं। ऐसे में उन जवानों के, उनके जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके हितों का ध्यान रखना ये सरकार का दायित्व होना चाहिए और है, और सरकार को इनके हित में जरूर से फैसला लेना चाहिए। अब आज ये वीडियो देखने में जो देख रहे हैं उनमें से कितने सिविलियन हैं जो इस बात से सहमत रखते हैं, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।